नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और देश नहीं झुकने देंगे आज सीधे यूक्रेन बॉर्डर। जी हाँ, यूक्रेन बॉर्डर, जहां पर बड़ी संख्या में जो भारतीय फंसे हुए हैं खार्किव से या कीव से, उन सबको लाया जा रहा है पोलैंड में। और यहां से 24 घंटे में, ध्यान रखिएगा जो बताने जा रहा हूं, 24 घंटे में 15 फ्लाइट्स जो है वो ऑपरेशन गंगा के तहत भारत पहुंच रही है। लेकिन मैं आज की जो खबर है वो आपको बताऊं उससे पहले एक बार पीछे 3 झंडे देख लीजिए, क्योंकि ये बता रही हैं चीजें, ये तस्वीरें देखिए। सबसे आगे यूक्रेन का झंडा है, बीच में पोलैंड का और एक तरफ यूरोपियन यूनियन का झंडा। ये तीन, एक सॉलिडेरिटी है पोलैंड में यूक्रेन को लेकर, यूक्रेन के साथ खड़े होने को लेकर, यूक्रेन के पक्ष में। एक और चीज जरूरी, जब हम यहाँ पर पहुंचे, हम जब टैक्सी हमने ली, हम लोगों से मिले, तो तमाम टैक्सीज में, पोलैंड में टैक्सीज में यूक्रेन का झंडा लगा हुआ है। जितनी भी टैक्सीज यहाँ पर लिए हमने, होटल्स के बाहर, यहाँ बॉर्डर के बाहर, कहीं पर भी आप चले जाइए, यूक्रेन का झंडा आपको नजर आएगा। क्योंकि देखिए, डर इस चीज का है, इस चीज को समझिए, देश नहीं झुकने देंगे में, कि रूस यूक्रेन युद्ध क्या महायुद्ध में तो नहीं तब्दील हो पाएगा, कहीं हो जाएगा, परमाणु अध्याय तो नहीं शुरू हो जाएगा। क्योंकि आज एक खबर और आगे बढ़ी, जब स्वीडन ने दावा किया कि रूस के जो लड़ाकू विमान है वो उसने स्वीडन के एयर स्पेस का वॉयलेशन किया। ये स्वीडन की तरफ से दावा किया गया। ब्लैक सी में ताकतवर नेवी को तैनात कर दिया है रूस ने। मतलब अभी रूस के बाकी देशों के साथ भी टकराव की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। रूस की जो यूरोप के बाकी देशों के साथ भी एक टकराव की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। क्योंकि आज जेलेंस्की ने भी कह दिया, 6000 रूसी सैनिकों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। ये यूक्रेन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि 6000 रूसी सैनिक मारे गए हैं। एक और दूसरी बड़ी चीज, जल्दी से एक बार मैं, क्योंकि एक बड़ी खबर भी मुझे इस वक्त मिल रही है, लेकिन जेलेंस्की कह रहे हैं कि रूसी सैनिकों को अगर बचना है तो वो यहां से चले जाएं। इस बीच एक अच्छी खबर, एक बड़ी खबर इस वक्त ये है कि रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत शुरू हो गई है। एक बार फिर से बातचीत की मेज पर रूस और यूक्रेन। और अच्छी खबर यह भी है कि रूस की तरफ से कहा जा रहा है कि मतलब हालात हो सकता है सुधरे और चीजें थोड़ी बेहतर हो। ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि पहले दौर की शांति वार्ता बेलारूस में हुई, जो लगभग बेनतीजा रही थी, उसका कुछ भी हल नहीं निकला था। लेकिन अब भी ये कहा जा रहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच दूसरे दौर की जो बातचीत है वो अब एक बार फिर से शुरू हो गई है, रूस और यूक्रेन के बीच। क्योंकि दोनों का स्टैंड पूरी तरह से क्लियर है। जेलेंस्की पहले साफ कर चुके हैं कि वो झुकने वाले नहीं है, और रूस कह रहा है कि वो रुकने वाला नहीं है। तो मतलब यूक्रेन झुकेगा नहीं और रूस रुकेगा नहीं। इस बीच जेलेंस्की की तरफ से कहा गया था, जब यूरोपियन यूनियन में, कि एक इंच के लिए मतलब अपनी जमीन वो नहीं देंगे। हम इस वक्त पोलैंड में, मेरे साथ अशोक सज्जनहार जो कि एम्बेसडर रहे हैं, वो मेरे साथ इस वक्त, फॉर्मर डिप्लोमेट, वो मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। एम्बेसडर अशोक सज्जनहार, मेरा सीधा सा सवाल, इस बातचीत से कोई उम्मीद लगाई जा सकती है क्या? क्योंकि पहले दौर की बातचीत हुई, वो बेनतीजा रही। अब लग रहा है कि कुछ पॉजिटिव संकेत, कोई राहत की खबर आ सकती है क्या? एम्बेसडर अशोक सज्जनहार। देखिए, पहली जो मुलाकात हुई थी तो उसमें किसी नतीजे की आशा नहीं थी, प्रत्याशा नहीं थी। जो वहाँ पर पहली मुलाकात होती है, जो एक दूसरे को परखने के लिए उनके भाई टेस्ट वाटर्स करते हैं, जो अपनी बिल्कुल जो भी डिमांड है, सबसे ऊंची डिमांड बताते हैं दोनों साइड, और देखते हैं, जो समझने के प्रयास करते हैं, जो उनका वो किस तरफ, उनके क्या बॉटम लाइन क्या है, नीचे वो किस तक जा सकते हैं। और दूसरी मुलाकात में थोड़ा, जिसे कहते हैं, बिजनेस की बातें होंगी, थोड़ी कॉम्प्रोमाइज की बातें होंगी। तो परंतु अभी हम देख रहे हैं जो हमले बहुत तेज हो गए हैं, जैसे आपने भी बताया, खार्किव में बहुत तेज हो गए हैं, कीव में बहुत तेज हो गया है। कीव में वो 64 किलोमीटर लंबा एक कॉन्वॉय लगा हुआ है। राष्ट्रपति पुतिन ने कह दिया है जो वो अपनी जो मांगे हैं उनको मनवा के सर, एक मिनट रोक रहा हूँ सर, एक मिनट में आपको रोक रहा हूँ, ये बड़ी खबर है। मैं अशोक सज्जनहार जी, एक मिनट में आपको रोक रहा हूँ, क्योंकि अमेरिका की तरफ से मतलब एड देने की बात की गई है यूक्रेन को। अब देखिए, इस खबर को समझना होगा। बताया जा रहा है कि $32 बिलियन तक की मदद, ग्रांट देने की बात अमेरिका की तरफ से की गई है। तमाम जो दूसरे देश हैं यूरोप के, वो यूक्रेन की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। हथियार सप्लाई किया जा रहा है, हथियार दिया जा रहा है। और अब अमेरिका की तरफ से, अशोक सज्जनहार, इस पर भी आपका कमेंट। अमेरिका $32 बिलियन की मदद, ग्रांट की, मतलब वो मदद की पेशकश कर रहा है यूक्रेन को। और अब बातचीत हो रही है। ये तमाम चीजें, नाटो, अमेरिका, बोरिस जॉनसन, ये तमाम चीजें, मदद की बात, हथियारों की मदद, ये क्या बातचीत में नेगोशिएटिंग पोजीशन पर यूक्रेन को स्ट्रांग करती हैं क्या? देखिए, स्ट्रांग तो कर सकती हैं यूक्रेन को, परंतु फिर दूसरी तरफ से, क्योंकि अब हमला तो हमें ये देखना है जो रूस की तरफ से हुआ है।
तो ज्यादातर जो भी कार्ड्स हैं जिसे कहा जाए, सारे जो दाव पेच है वो तो राष्ट्रपति पुतिन के पास हैं, क्योंकि वही जो हमले करते हैं एयर पर उनका डोमिनेशन है। तो कहीं ये वो समझ ये सुनकर जो अमेरिका अभी भी सहायता कर रहा है और देश भी इतनी सहायता कर रहा है, तो वो और इसमें नाराज हो जाएं और गुस्सा हो जाएं और उनका जो पोजीशन है वो थोड़ा इंट्रैक्टेबल हो जाए। तो इसका भी वो ये भी इसका परिणाम हो सकता है। पर देखना पड़ेगा जो ये जब मुलाकात खत्म हो जाती है तो उसके बाद क्या बातचीत हुई है, क्योंकि दोनों साइड अपने हेडक्वार्टर्स में जाएंगे। सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा जो कौन रूस की साइड को कौन डेलीगेशन को कौन शीर्षता कर रहा है, कौन उसको हेड कर रहा है। क्योंकि पिछली बार कल्चर मिनिस्टर आए थे और कल्चर मिनिस्टर जब आते हैं ऐसी बात के लिए तो ये समझा गया था जो शायद रूस इतना सीरियस नहीं है ये बातचीत करने के लिए। तो अभी भी देखना पड़ेगा क्या कल्चर मिनिस्टर ही रूस की डेलीगेशन को हेड कर रहे हैं या कोई सिक्योरिटी से रिलेटेड आदमी इसको हेड कर रहा है, क्योंकि यूक्रेन की तरफ से तो यहाँ के रक्षा मंत्री गए थे जो कि इस डेलीगेशन को शीर्षता कर रहे थे। लेकिन अशोक सज्जनहर जी, मतलब फिर रूस के लिए वे आउट क्या होगा? मतलब 7 दिन की लड़ाई अगर बातचीत होती है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि कोई वे आउट संभवतः निकल सकता है, कोई बीच का रास्ता, क्योंकि भारत भी लगातार कोशिश कर रहा है। जो यूएनजीए में जो वोटिंग हुई उसमें 141 देश और 5 खिलाफ थे, लेकिन भारत, चीन और पाकिस्तान, मतलब भारत ने किसी का कोई पक्ष नहीं लिया, ना इधर ना उधर, लेकिन विश्व शांति के पक्ष में रहा भारत। ये मेरा सवाल आपसे ये है कि फिर रूस के लिए वे आउट क्या होगा 7 दिनों के बाद? फिर क्या हासिल? देखिए 8 दिन हो गए हैं, आज 8वां दिन खत्म होने वाला है और जी, और अभी तक उस बस एक मैं कहूँगा एक मेन शहर खरसोन को ले पाया है। खार्किव को उसने बिल्कुल एकदम बर्बाद कर दिया है, तहस नहस कर दिया है। कीव के ऊपर भी बहुत उसने बम डाले हैं, मिसाइल्स डाले हैं, रॉकेट डाले हैं। पहले तो रूस यही कहता रहा जो हम ये रिहायशी इलाकों पर हमला नहीं करेंगे, कोई भी रेजिडेंशियल कोई भी ऐसी इंस्टॉलेशंस पर नहीं करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं तोड़ेंगे। परंतु अभी जो हम देखते हैं, अभी कुछ पिछले 3-4 दिन से, क्योंकि रूस ने ये देखा जो उसका जो प्रोग्रेस है वो काफ़ी धीमा हो गया है, काफ़ी कम हो गया है, तो इसीलिए उसने इन सब जगह पर, हॉस्पिटल पर, क्रैश पर, ऑर्फनेज पर, मैटरनिटी होम पर, इन सब के ऊपर उसने ताबड़तोड़ बम फेंके हैं, मिसाइलें फेंकी हैं। तो वहाँ पर जो लोग हैं, जो आम नागरिक हैं, उनकी भी बहुत ज़्यादा मात्रा में उनकी भी मृत्यु हुई है। तो इसीलिए ये अब देखना होगा जो आगे चलते हुए। रूस का पलड़ा भारी है, रूस के पास बहुत अस्त्र हैं, शस्त्र हैं, उसकी जो आर्मी है बहुत बड़ी है और वो और भी अपना साजो सामान वहाँ पर युद्ध में लगा सकता है। एयर डोमिनेंस जैसे मैंने कहा पूरी तरीके से उसकी। हेलो जी, कभी आवाज आ रही है? बोलिए सर, आवाज आ रही है, डिस्टर्बेंस आप कंप्लीट कर लीजिए। जी, बस नहीं, मैंने कंप्लीट कर लिया जी, मैं ठीक करा रहा हूँ, आप कंप्लीट कर लीजिए जी। नहीं अच्छा, तो मैं यही एक बड़ी खबर है मेरे साथ इस वक्त रिटायर्ड मेजर जनरल AK सिवाच भी इस वक्त जुड़ गए हैं। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध पर एक बड़ी खबर है। रूस ने अपनी सीमा की ओर हथियार घुमाए। यूक्रेनी विदेश मंत्री का रूस पर यह आरोप है। देखिए, अभी भी जो है ये टकराव वाली स्थिति बनी हुई है। एक तरफ मेज पर बातचीत शुरू हो चुकी है, लेकिन रूस ने अपनी सीमा की ओर हथियार घुमाए। यूक्रेनी विदेश मंत्री का रूस पर आरोप है, यूक्रेन को बदनाम करने की साजिश है, झूठा फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है रूस। ये तमाम चीजें हैं, अविश्वास है दो कंट्रीज के बीच, क्योंकि युद्ध जैसे हालात हैं। जनरल सिवाच, यूक्रेन रूस की बातचीत एक बार फिर से इस वक्त हो रही है। जेलेंस्की कह रहे हैं कि अगर बचना है जिंदा तो रूस जो है बाहर चला जाए, यूक्रेन छोड़ दे। 6000 रूसी सैनिकों के मारे जाने का दावा यूक्रेन कर रहा है। पलड़ा भारी रूस का है, दावा यूक्रेन कर रहा है, जेलेंस्की कर रहा है। बीच का रास्ता क्या? देखो अमन, इसमें यह कहना कि रूस का पलड़ा बिल्कुल भारी है वो भी इतना ठीक नहीं होगा। मुझे लगता है कि जो सिचुएशन अभी तक हुई है, कहीं ना कहीं रूस ने मिस कैलकुलेट किया और सोचा था कि 4-5 दिन में पूरे के पूरे यूक्रेन का कब्जा कर लेगा। वैसा नहीं हुआ। वो उसकी वजह हैं और सबसे ज़्यादा बड़ी वजह है कि 3-4 वजह है। एक तो कहीं ना कहीं ये इंस्पायरेशन लीडरशिप जेलेंस्की की, और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जैसे जैसे अंदर घुसोगे
तो आपका लॉजिस्टिक सप्लाई लाइन बढ़ता जाएगा। और तीसरा जो है ये जो एक प्रकार मैन बिहाइंड द मशीन, जिस प्रकार से यूक्रेन की फौजें लड़ी हैं, चाहे वो खार्किव में है या कीव में है, एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट लड़ाई लड़ी है। अब जो बातचीत हो रही है अमन, ये सेकंड राउंड की बातचीत है, पहली राउंड की बातचीत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई। ये अभी पोलैंड बेलारूस के बॉर्डर पे है और मुझे लगता है उससे पहले पोस्टरिंग है, दोनों तरफ से इंफॉर्मेशन वार, साइकोलॉजिकल वारफेयर, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश। मुझे लगता है अगर इस बातचीत में कोई हल नहीं निकलता है तो फिर जो रूस है पूरे जोरों से कीव के ऊपर हमला करेगा, क्योंकि कीव इज अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कीव इज अ सिंबल ऑफ पावर। और मुझे लगता है ऐसा अगले 24 घंटे में हो जाएगा अगर इस बातचीत में कोई नतीजा नहीं निकलता। अब की बार वो रॉकेट, मिसाइल, आर्टी गन और एयर वेपन्स के साथ आएगा, क्योंकि उसको लग रहा है कि उसको सक्सेस नहीं मिल रही यूक्रेन में। और मुझे भी ये लगता है, जिस प्रकार से मैं वहाँ कुछ टाइम रहा हूँ बेलारूस, जो आपके यूक्रेन के कैपिटल में कीव में, कि वो 60 किलोमीटर का दायरा है और वहाँ पर जो पूरा इलाका है उसके अंदर टैंक्स और जो बस्तरबंद गाड़ियां अंदर नहीं जा सकती, वो इट फेवर डिफेंडर। तो मुझे लगता है यूक्रेन बहुत बड़ी लंबी लड़ाई लड़ेगा और रूस जो है वो अपना सब कुछ झोंक देगा जल्दी से जल्दी कीव को। ये आगे वाला समय बताएगा इस युद्ध का क्या मोड़ होता है। ये सारा डिपेंड करता है ये जो सेकेंड राउंड की बातचीत है, अगर इसमें कुछ निकलता है तो हो सकता है देयर इज अ रे ऑफ होप। अगर ये बातचीत फेल होती है तो मुझे लगता है अगला हमला कीव पे आएगा और कीव पे जो ये हमला आएगा इसमें तबाही मचेगी, डिस्ट्रक्शन होगा, इसके अंदर ह्यूमन कैजुअलिटी बहुत ज्यादा होंगी और मुझे लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो ये सच्चाई है, अगले 24 से 48 घंटे कीव के लिए बहुत ही एक प्रकार से टेस्टिंग ग्राउंड है और ये सब का सब अब दामोदार है। ये जो सेकेंड मीटिंग हो रही है अभी पोलैंड और बेलारूस के बॉर्डर पे, उसका क्या नतीजा निकलता है। अमन जाने की सलाह ज़ेलेंस्की देते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल रूसी सेना को तबाह करने की धमकी देने की बात की जा रही है। जिंदगी चाहते हो तो वापस लौट जाओ, ये ज़ेलेंस्की रूसी सेना को चेता रहे हैं, एक धमकी दे रहे हैं ज़ेलेंस्की की रूस को बड़ी चेतावनी। ज़ेलेंस्की वो शख्स, वो राष्ट्रपति यूक्रेन के जो अभी तक मैदान में डटे हुए हैं, न सिर्फ डटे हुए हैं बल्कि अपनी सेना का और अपने नागरिकों का हौसला बढ़ाने में उनकी पहली प्राथमिकता। और ऐसे में अब ज़ेलेंस्की रूस को बड़ी चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि रूसी सैनिकों को भाग जाना चाहिए, नहीं तो रूसी सेना को आगे परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। जिंदगी चाहते हो तो वापस लौट जाओ। लेकिन एक बात जो सच है वो ये कि इस वक्त रूसी सेना ने खार्किव में खास तौर पर और तमाम वो ऐसे हिस्से जो ईस्टर्न यूक्रेन के हैं वहां पर भारी तबाही मचाई है और उस तबाही का मंजर ये है कि लाखों की तादाद में लोग यूक्रेन छोड़कर वहां से जा रहे हैं। फिलहाल स्थिति ये नजर आ रही है, आप ये समझ लीजिए कि ज़ेलेंस्की अभी भी मैदान में अपने आप को डटा हुआ साबित करने में लगे हुए हैं। नाटो देशों से हथियारों की मदद लगातार मिल रही है, अमेरिका से लगातार मदद मिल रही है, लेकिन एक और बड़ी खबर जो यहां पर आ रही है वो ये कि रूस भी अपने हथियारों का जखीरा बढ़ा रहा है। Куди б вони не зайшли, всюди знищать. У них не буде тут спокою, у них не буде тут їжі, у них не буде тут жодної тихої хвилини. Окупанти отримують від українців тільки одне – відсіч. Люту відсіч. Таку відсіч, що вони назавжди запам'ятають, що ми свого पूर्व राजनयिक हमारे साथ अशोक सज्जनहार इस वक्त बने हुए हैं। अशोक सज्जनहार जी, मौजूदा वक्त में ज़ेलेंस्की जिस तरह से अपने नेतृत्व क्षमता को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में इन 8 दिनों तक जहां पर यूक्रेन पहुंचा है, आने वाले दिनों में आप क्या स्थिति बनती हुई देख रहे हैं? देखिए, मैं तो ये समझता हूं जो रूस जब यहाँ पर आया था तो उसने सोचा था जो 2-4 दिन में वो पूरे यूक्रेन के ऊपर अपना आधिपत्य जमा लेगा, अपना अधिकार जमा लेगा। परंतु जिस प्रकार का नेतृत्व, जैसे आपने कहा, बिल्कुल ठीक कहा, मैं आपसे सहमत हूं, जो जिस प्रकार का नेतृत्व राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दिखाया है, और कोई भी ये नहीं उनसे उम्मीद लगाए हुए था, किसी को भी ये नहीं उम्मीद थी जो वो ऐसा नेतृत्व कर पाएंगे, क्योंकि उनकी जो पॉपुलैरिटी रेटिंग्स थी
वो नीचे चलती जा रही थी और सपोर्ट थोड़ा और कम हो रहा था उनके लिए। परंतु जैसे उनको ये भी न्योता दिया गया इंग्लैंड की तरफ से, जो आप आइए यहाँ पर, हमारे यहाँ एसाइलम ले लीजिएगा। राष्ट्रपति बाइडेन ने भी कहा जो हम हवाई जहाज भेजते हैं आप यहाँ पर आ जाइए, वहाँ से हम आपको इवैक्यूएट कर देते हैं। तो उन्होंने कहा मुझे वहाँ बाहर जाने की कोई शौक नहीं है, आप मुझे अस्त्र शस्त्र भेजिए जिससे कि मैं लड़ाई कर सकूं। और देखिए रूस जो कि पूरी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ताकतवर देश है, वो यहाँ पर आ गया है और 8 दिन तक वो मशक्कत किए जा रहा है। और अभी तक केवल एक शहर को, जो तीसरे नंबर उसकी पॉपुलेशन भी करीब 3 लाख के आसपास है, उसको ही वो हथिया पाया है, उसी के ऊपर अपना कंट्रोल कर पाया है। नहीं, ये ऐसे में ये बड़े सवाल है जो आप उठा रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन का बहुत बड़ा दावा, सुमाय को रूसी कब्जा छुड़ाने का दावा ये कर रहा है यूक्रेन की बड़ी जवाबी कार्रवाई हुई है, जिसमें जानकारी ये मिल रही है कि यूक्रेन ने एक बहुत बड़ा दावा कर दिया है। सुमाय को रूसी कब्जे से छुड़ाने का दावा यूक्रेन इस वक्त कर रहा है। वो यूक्रेन जहां पर ये बार बार कहा जा रहा है कि अपना दायरा रूसी सेना बढ़ाती जा रही है, लेकिन सुमाय को रूसी कब्जे से छुड़ाने का दावा यूक्रेन की सेना ने कर दिया है, यूक्रेन सरकार ने किया है। उन्होंने कहा जो कब्जा रूसी सेना अभी तक वहां करती दिख रही थी, वहां पर उन्होंने उस कब्जे को छुड़वाने में सफलता हासिल कर ली है। हालांकि ज़ेलेंस्की के अगर हम कल से लेकर आज तक के स्टेटमेंट्स पर नजर डालें तो वो अपने आप को ये साबित करने में लगे हुए हैं कि हम मैदान छोड़कर भागने वाले नहीं हैं। और ऐसे में तबाही की न जाने कितनी तस्वीरें सामने आ रही है, लेकिन यूक्रेन अभी भी मैदान में डटा हुआ है। तोपें लगातार दागी जा रही है, जिस तरह से मिसाइल अटैक हो रहे हैं, रॉकेट लॉन्चर से लगातार अटैक की तस्वीर आ रही है। इस बीच ये देखिए, साथ ही बमबाजी के बीच जो इमारतें हैं वो धराशायी हो रही है, आगजनी की तस्वीर आ रही है। मेरे साथ इस वक्त कर्नल उत्कर्ष राठौर, डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं। कर्नल उत्कर्ष राठौर, मेरा सवाल सीधा आपसे ये, वो रूस जो चाहता तो तुरंत यूक्रेन को अपने कब्जे में ले लेता है, लेकिन उसने रणनीतिक तौर पर यह फैसला क्यों लिया कि वो अपनी कम सेना को उतारेगा और 8 दिनों तक ये युद्ध चलाएगा? क्या ये उसकी सोची समझी रणनीति थी या फिर उसने यूक्रेन को कम करके आंका? उत्कर्ष राठौर जी, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, लग रहा है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। और मैं यही सवाल है कि शिवाजी आपसे जानना चाहती हूं, कम फौज को उतारना रणनीति या फिर चूक? देखो, चूक समझता, मुझे नहीं लगता था कि रूस ने सोचा था कि 2 से 4 दिन के अंदर ये लड़ाई खत्म हो जाएगी, यही सोच के वो आया था। देखो, अगर आप दोनों मिलिट्रियों को कंपेयर करें तो अगर 140 देश हैं जिनकी मिलिट्री पावर को नापा गया है, तो रूस नंबर 2 पे है और $60 बिलियन की वो खर्चा करता है। और अभी जो यूक्रेन है वो ओनली 22वां नंबर है और $6 बिलियन करता है। और ऐसे में हो क्या रहा है कि आपस में अगर टैंकों का मुकाबला या उसके एयरक्राफ्ट का, आरटीपीसी का, अटैक हेप्टर का, तो रूस बहुत आगे है। तो इसका मतलब यूक्रेन जो है उसका मुकाबला नहीं कर सकता, और यही सबने सोचा था। मगर यह भी समझना पड़ेगा कि यह काबिल तारीफ है कि ज़ेलेंस्की की जो इंस्पायरेशनल लीडरशिप, यूक्रेन की फौज का लड़ना और कहीं ना कहीं लॉजिस्टिक सप्लाई का बढ़ना, और हुआ क्या कि जिस प्रकार से आया था रूस कि वो यूक्रेन में 3 दिन में कब्जा कर लेगा या 4 दिन में, ऐसा नहीं हुआ। खार्किव जो उसको फाइनेंशियल कैपिटल बोलते हैं, ईस्ट यूक्रेन के साथ है, डोनेबस के इलाके के बहुत नजदीक है, वो भी पहले एक बार रूस ने क्लेम किया कि उसने लिया, मगर यूक्रेन की फौज ने दोबारा ले लिया। और अब जो कीव है, जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, पावर सेंटर है, वो नहीं ले पा रहा है रूस। और रूस जो है अभी सब कुछ उस पर झोंकेगा। मगर मुझे अभी भी लगता है, क्योंकि अर्बन एरिया की लड़ाई है ये, और ये बिल्टअप एरिया की लड़ाई है, ये लड़ाई फेवर डिफेंडर, और इसलिए रूस को बहुत कठिनाई होने वाली है। और आने वाले समय के अंदर मुझे लगता है कि एक प्रकार, मेजर जनरल ए.के. शिवाजी, एक बात तो साबित होती है कि इन 8 दिनों में जितना तबाही, जितनी बर्बादी की तस्वीरें हमने देखी है यूक्रेन से, हाल फिलहाल में ऐसी तबाही और बर्बादी की तस्वीरें वर्षों में नहीं देखी गई थी। लेकिन इन बीते 8 दिनों में क्या क्या हुआ है अब तक, आइए आपको बता देते हैं इस मैप के जरिए। देखिए, ये आज
आज जो स्थिति है इस वक्त वो आपको दिखा रहे हैं और शिवाजी मेरे साथ है, वो मैं बताएंगे बताता कि हूं। किस तरह से ये पूरा जो मैप दिख रहा है, जो लाल निशान है वो क्या इशारा करते हुए दिख रहा है सर। देखो इसमें कोई शक नहीं, जब रूस ने अटैक किया था तो उसने 3 तरफ से अटैक किया था। हाँ। एक तो नॉर्थ के ऊपर से बेलारूस से आए थे, साउथ से वो आए थे क्रीमिया पहले से ही से, कब्जा और उसके बाद ईस्ट से आए थे डोनाबास के इलाके में। और उन्होंने सबसे पहले क्या किया, उन्होंने सबसे पहले साइबर वारफेयर और हाइब्रिड वारफेयर से इनका कम्युनिकेशन सिस्टम को जैम किया, और उसके बाद इन्होंने इनका जो एयर डिफेंस सिस्टम S-300 और उसकी जो चर्नोबिल का भी जिक्र कीजिए। बिल्कुल चर्नोबिल के भी, तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि उन्होंने क्या किया कि उसको बर्बाद कर दिया, एयर डिफेंस सिस्टम, एयरफील्ड जो है उनको बर्बाद कर दिया। इसके बाद वो टैंकों और अटैक एप्टर की मदद से आए, आ तो गए मगर उन्होंने सक्सेस नहीं मिली, खार्किव में भी और ना ही कीव के अंदर। कीव तो जो है शुरू से एक टारगेट कहा जा रहा था, क्यों नहीं हो पाया बिल्कुल टारगेट ये अभी तक? इसलिए क्योंकि कीव को लेना इतना आसान नहीं है, उसके अंदर जेवलिन पर मैं आगे बात करूंगी सर। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, बड़ी खबर इस वक्त यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध के दरमियान इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज ये है कि रूस समर्थक चेचेन नेता का बड़ा बयान सामने आया है। यूक्रेनी कमांडरों के सिर पर रखा गया है इनाम, यूक्रेनी अफसर पर $5 लाख का इनाम घोषित किया गया है। चेचेन नेता का रूस के पक्ष में यह बयान सामने आया है। हालांकि देखिए, जो बड़ा पक्ष है वो यूक्रेन के साथ खड़ा हुआ है, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध में चेचेन नेता का बड़ा बयान सामने आया, जो रूस समर्थक माने जाते हैं। यूक्रेनी कमांडर के सिर पर इनाम रखने की बात की जा रही है। तो तमाम तरह के अलग अलग देशों के जरिए समर्थन आ रहे हैं, कुछ रूस की तरफ से आ रहे हैं, कुछ यूक्रेन की तरफ से आते हैं। सर एक बार फिर से मैं उस मैप को आपको चाहती हूँ कि आप वो बताएं कि किस तरह से कीव पर अभी तक हम कब्जा क्यों नहीं कर पाए हैं। मतलब अगर रूसी सेना की रणनीति की हम बात करें तो आखिर कीव पर वो कब्जा क्यों नहीं कर पाए अभी तक। देखो इसमें समझना पड़ेगा, जो कीव है एक बहुत बड़ा शहर है, और कीव जो है करीब पर ही जंग जारी। ये 60 से 65 किलोमीटर का दायरा है। इसका जो इलाका बाहर की तरफ है वो पुराना कीव है, जिसके अंदर रोड और सड़कें बहुत भीड़ी हैं, और वहां पर जो गांव वगैरह बसे हुए हैं और जो टाउनशिप है वो भी एक प्रकार से वहां बस्तरबंद गाड़ियां और जो आपकी टैंक्स हैं वो अंदर नहीं आ सकती। मगर जैसे आप अंदर की तरफ आते हैं, मॉडर्न कीव है, बड़ी बड़ी सड़कें हैं, पार्लियामेंट हाउस है और वहां पर प्रेसिडेंट पैलेस है। पॉइंट ये है अंदर कैसे घुसेंगे आप टैंकों और ये पावर हाउस है और ये पावर हाउस है, कीव पर ये कब्जा हुआ लड़ेंगे। तो फिर यूक्रेन खत्म, ऐसा कहा जा रहा है। बिल्कुल, क्या ये सही अगर बात है? कीव गिर जाता है तो हाँ। लड़ाई खत्म है, मगर कीव नहीं गिरने वाला। बिल्टअप एरिया की लड़ाई डिफेंडर को है। यूक्रेन की जो इंस्पिरेशन लीडरशिप है जेलेंस्की की, और दूसरी इट इज मैन बिहाइंड द मशीन। जिस प्रकार से जेवलिन जो मिसाइलें मिली हैं इनको, एंटी टैंक, उसके बाद स्टिंगर मिसाइलें मिली हैं, एंटी एयरक्राफ्ट, और जो केमिकल ड्रोन मिले हैं वो उन्होंने बहुत नुकसान किया रूस की फौज का भी। मुझे लगता है रूस की सारा फौज को दामोदार सर, इस कीव बीच पे एक और बड़ी खबर आ रही है रूस की फौज ने, इसीलिए आपको जानकारी होगी इस वक्त एक बड़ी खबर भी आई, वो ये कि रूस को और बड़े हथियारों की सप्लाई की जा रही है। उत्कर्ष राठौर जी का मैं रुख करना चाहती हूँ इस वक्त। उत्कर्ष राठौर जी, बड़े हथियारों की सप्लाई अगर रूस यूक्रेन में अपने लिए करवा रहा है, इसका मतलब यह है कि 8 दिनों की जो लड़ाई लड़ रहा था वो उतने सक्षम और पुरजोर तरीके से नहीं थी। लेकिन अब क्या माना जाए कि और ज्यादा विध्वंसक युद्ध होने जा रहा है। ये युद्ध अगर कोई मानता है कि हफ्ते या 2 हफ्ते में यूक्रेन पे फतेह पा लेंगे, वो शुरुआत से उसका आकलन गलत था। और जहां तक बात है रूस की सेना की कामयाबी, खार्किव, खेरसोन, मरियापोल, डोनेट्स्क इत्यादि इलाकों में, साउथ यूक्रेन और ईस्टर्न यूक्रेन में रूस की सेना ने अच्छी प्रगति की है। कीव के हमले में वो प्रगति इनसे नहीं देखी गई। हालांकि सर मैं आपको उनके रोक रही हूं, बड़ी खबर आ रही है यूक्रेन पर क्वाड की बैठक शुरू हो गई है। क्वाड की बैठक इस लिहाज से अहम है कि मोदी और बाइडेन के बीच बात होगी और बैठक में जापान, ऑस्ट्रेलिया भी शामिल होने की जानकारी मिल रही है। तो इस वक्त क्वाड की बैठक से संबंधित ये बड़ी खबर, यूक्रेन पर क्वाड की बैठक शुरू हो गई है और इस बैठक को मच अवेटेड बैठक मौजूदा सिनेरियो में माना जा रहा था। आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा था, आइए समझते हैं। अशोक सज्जनहार जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक सज्जनहार जी, क्वाड की बैठक, क्या कोई रास्ता निकलेगा इसमें? देखिए, रास्ता निकलने की वैसी बात नहीं है। क्वाड की जो विदेश मंत्रियों की मुलाकात थी, आपको याद होगा, जो ये मेलबर्न में भी हुई थी, ऑस्ट्रेलिया में अभी हाल ही में, और उसमें भी बिल्कुल
इसके ऊपर भी बातचीत हुई थी यूक्रेन में, क्योंकि अमेरिका कह रहा था जो रूस एकदम हमला करने वाला है। और अभी अगर देखा जाए तो जो पश्चिमी देश है उनमें थोड़ा सा वो ये समझते हैं जो भारत ने एब्सटेन करके रूस को इतनी पूरी तरीके से क्रिटिसाइज नहीं किया, पूरी तरीके से कंडेम नहीं किया है। हमने मिडिल ऑफ द रोड अप्रोच लिया है, हमने बैलेंस्ड अप्रोच लिया है। परंतु देखिए, हम उनको ये बिल्कुल बता सकते हैं जो हमारी जो पोजीशन है, जब भी हम वोट करते हैं उसके बाद एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको कहा जाता है एक्सप्लेनेशन ऑफ द वोट। मतलब हम बताते हैं जो जिस प्रकार से हमने वोट किया है, हमने एब्सटेन किया है, हमने क्यों ऐसा वोट किया है। तो अगर आप हमारी पोजीशन को देखें पिछले 3-4 हफ्ते में, तो ये काफी उसमें एवोल्यूशन हुआ है। और पिछली जो 2-3 हमारी वोटिंग हुई है उसमें हमने बिल्कुल फोकस किया है जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, सॉवरेंटी देशों की, संप्रभुता देशों की, उसको बिल्कुल रिस्पेक्ट करना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस का जो सर, एक बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन की रूसियों पर बड़ी कार्रवाई की जानकारी इस वक्त आ रही है। रूसी नागरिकों की संपत्ति जब्त करेगा, ये जानकारी इस वक्त मिल रही है। यूक्रेन की संसद में ये प्रस्ताव पास होने की इंफॉर्मेशन है। और ये आप बताइए, ये समझ लीजिए कि यूक्रेन जिस तरह से अपने आप को मैदान में डटे होने के तौर पे साबित कर रहा है और आगे बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ से भी रूस को झटका देना चाहता है और ये कार्रवाई उसी के तहत मानी जा रही है। और इस बीच रूसी नागरिकों की संपत्ति जब्त करने की तैयारी में यूक्रेन है और यूक्रेन की संसद में प्रस्ताव पास हो गया है। और ऐसे में आप समझिए कि यूक्रेन की रूसियों पर यह बड़ी कार्रवाई इस लिहाज से होगी क्योंकि जहां आप देखिए, रूस में भी एक बड़ा तबका है जो यूक्रेन में हो रहे इस विध्वंसक युद्ध की आलोचना कर रहा है। प्रोटेस्टर्स वहां पर भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, यूक्रेन के साथ कई बड़े देश भी सामने आए हैं। और इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं AK शिवाजी। ये कार्रवाई कितनी कारगर होगी? देखो, बिल्कुल ये इसमें कोई शक नहीं कि सच्चाई ये है कि आज जिस प्रकार से लड़ाई चल रही है, जितनी ज़्यादा लड़ाई खिंचेगी, इट विल बी एडवांटेज टू यूक्रेन एंड डिसएडवांटेज टू पुतिन। और जिस प्रकार से यूक्रेन ने अब ये मुजाहरा किया है कि ये प्रॉपर्टी वगैरह रूस की उनको हम जब्त कर लेंगे, मुझे लगता है ये तो पोस्टरिंग है। उसका कितना इम्पैक्ट होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। मगर एक चीज़ बड़ी साफ है कि जेलेंस्की मानने वाले नहीं हैं। और ऐसे में क्या होगा, अगला सदन क्या होगा, इसका परिणाम ये जो है बताना मुश्किल है, क्योंकि ये जो टॉक है ये बड़ी क्रूशल है। अगर ये टॉक फेल हो जाती है तो मुझे लगता है कीव पे जो हमला करेगा रूस, वो बहुत जोरों से करेगा, क्योंकि अब वो अपने रॉकेट, मिसाइल, आर्टी, एयर उस सब का इस्तेमाल करेगा। मगर ये सच्चाई है कि जेलेंस्की जो है वो अभी भी होल्ड कर रहे हैं, वो कैपिटल में हैं, इंस्पायरेशनल लीडरशिप है और वो ये नहीं कह रहे कि हम मानने वाले हैं। अगर रूस ने हमला किया है तो वो उसको जवाब देने को तैयार है। लेकिन उत्कर्ष राठौर जी, जेलेंस्की अपने तेवरों में लगातार तीखे और तल्ख नजर आ रहे हैं, लेकिन जेलेंस्की की नाराजगी का ही तो नतीजा है कि बच्चों को, स्कूलों को निशाना बनाया जा रहा है, अस्पतालों को टारगेट किया जा रहा है, एयरपोर्ट्स को टारगेट किया जा रहा है। रूस ने अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज किया है। देखिए, जेलेंस्की अपने नेशनल इंटरेस्ट को परस्यू कर रहे थे, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। हर देश अपने अपने तरीके से स्वतंत्र है वो लेने के लिए, निर्णय लेने के लिए। लेकिन उस निर्णय का यूक्रेन पे क्या असर पड़ा, कितनी तबाही यूक्रेन की हुई है, आने वाले 20 सालों में इसकी भरपाई ना हो पाएगी। तो जेलेंस्की को ये भी सोचना चाहिए कि जो नेटो और जो यूरोपियन यूनियन के दम पर उन्होंने ये सब किया, उनका खामियाजा अब उनके मुल्क को और वहाँ के नागरिकों को क्या भुगतना पड़ा। एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि रूसी नागरिकों की संपत्ति जब्त करने का जो ये संसद में बिल पास होगा, ये दुधारी तलवार है। पूर्वी यूक्रेन में बहुत सारे रूसी नागरिक और रूसी मूल के लोग रहते हैं और हो सकता है कि इससे वो एलिनेट हो जाए। सर, लेकिन एक सवाल और बनता है जो मैं चाहती हूँ कि अशोक सज्जनहार इसका जवाब दे। अशोक सज्जनहार, एटम बम पर रूस के पहले तेवर थे, लेकिन हमने देखा कि इन 7-8 बड़ी खबर आ रही है, रूस का पश्चिमी देशों पर बड़ा आरोप है। और आरोप क्या है? यूक्रेन को मिले भाड़े के सैनिक। रूस के रक्षा मंत्रालय का यह दावा।
और इस दावे में इसलिए दम कहा जा रहा है रूस की तरफ से क्योंकि उसे लगता है कि यूक्रेन जैसा छोटा मुल्क इतने लंबे वक्त तक यानी 8 दिनों तक कैसे युद्ध लड़ रहा है। सिर्फ हथियारों की मदद ही नहीं बल्कि सैनिक तौर पर भी मदद की जा रही है पश्चिमी देशों से, ये कहा जा रहा है रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से। अशोक सज्जनहार जी, रूस के इस दावे में कितना दम नजर आता है? देखिए, ये तो हो सकता है जो कुछ वॉलंटियर्स बाहर से आए हों, मैं समझता हूं इसको डिनाई नहीं किया जा सकता, परंतु इसमें कोई अभी तक एविडेंस नहीं दिया है कितने लोग आए हैं। अभी तक तो जो लड़ाई हो रही है मेरे विचार से वो सारे जो यूक्रेन के लोग हैं, यूक्रेन के लड़ाके हैं, उनकी जो आर्मी है, उनके जो डिफेंस फोर्सेस हैं, वही लड़ाई कर रहे हैं। और यहाँ तक कि उनके जो अपनी जनता है, आम नागरिक हैं, वो भी इस लड़ाई में उतर आए हैं। जो हमने देखा है आपकी चैनल पर भी और चैनलों पर भी कैसे उनके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो आए हैं और वो कहते हैं हम अपनी ट्रेनिंग ले रहे हैं और हमको बंदूक मिली है और हम जाकर जंग के मैदान में जाकर रूस का मुकाबला करेंगे और अपने देश को कभी हारने नहीं देंगे। तो ये बहुत ही काबिल तारीफ चीज है। लेकिन एक ही सी बात जी, अभी तक तो वो रूस खुद ही धमकी दे रहा था, लेकिन अब वो अमेरिका को परमाणु बम ना इस्तेमाल करने की धमकी क्यों दे रहा है? देखो, एक सच्चाई यह है कि कहीं ना कहीं परमाणु युद्ध के बारे में बातचीत पहले भी कोई स्टेटमेंट पास हुआ था रूस का, जो आज उन्होंने मना किया है। पर मैं ये समझता हूं कि जो न्यूक्लियर वेपन और नॉट वेपन ऑफ वार, दे आर वेपन ऑफ पीस एंड डेटरेंस। क्योंकि न्यूक्लियर हथियार अगर कोई भी देश इस्तेमाल करेगा तो वो बहुत बड़ा नुकसान होगा पूरे वर्ल्ड के लिए। एक देश करेगा, दूसरा करेगा, मुझे लगता है ये लड़ाई फिर कहीं नहीं रुकेगी, तो फिर तो पूरा सर्वनाश हो जाएगा पूरे वर्ल्ड का। क्योंकि दोनों जो देश हैं, अमेरिका और रूस सबसे ज्यादा न्यूक्लियर हथियार है 6500 और करीब करीब 6000 अमेरिका के। तो मुझे लगता है कि जो स्टेटमेंट पहले भी पास की थी दैट वाज इमैच्योर, इम्बैलेंस स्टेटमेंट। और मैं कहता हूं कि न्यूक्लियर हथियार की लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि न्यूक्लियर हथियार की लड़ाई दोनों देशों को मालूम है कि एक खतरनाक हो सकती है। अगर आप अपना ध्यान ले जाएं, 1945 के बाद कोई न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल नहीं हुआ, हिरोशिमा नागासाकी के बाद। एक बार जहां पर ऐसी स्टेज आ गई थी जहां न्यूक्लियर हथियार यूज होते हैं, जिसको क्यूबा क्राइसिस बोलते हैं, उसको रिजोल्व कर दिया गया था। अमेरिका ने टर्की के अंदर मिसाइल लगा ली, तो रूस ने क्यूबा के अंदर, मगर वो गुड सेंस प्रिवेल्ड। मुझे यह भी लगता है कि इस लड़ाई में न्यूक्लियर हथियार नहीं इस्तेमाल होंगे, क्योंकि इनको दोनों को पता है। तो फिर इस धमकी का दौर क्यों चलाया जा रहा है? एक तरफ उत्कर्ष राठौर जी ये कहा जा रहा था कि रूस की तरफ से कि अगर अब यूक्रेन को अमेरिका मदद करता है या फिर उसको भड़काता है तो फिर विनाशकारी युद्ध होगा। परमाणु युद्ध की धमकी तो रूस ने दी, फिर उसे अमेरिका को क्यों ये बताना पड़ रहा है कि नौबत आई तो अमेरिका एटम बम का इस्तेमाल कर सकता है? देखिए, रूस यूक्रेन युद्ध के स्कोप को समझना बेहद जरूरी है। पीछे के इतिहास और उदाहरण देने से ये हमें नहीं समझना चाहिए कि ये न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल जैसा युद्ध हो सकता है। ये बिल्कुल हो सकता है। आज नेटो यूक्रेन के सामने खड़ा है रूस के खिलाफ, और जो बात हो रही है कुछ सुगबुगाहट पश्चिमी देशों में है कि नेटो के सैनिक भी यूक्रेन में आ सकते हैं। जिस भाड़े के सैनिकों का आपने उल्लेख किया वो भाड़े के सैनिक नहीं है, क्योंकि नेटो ने अभी यूक्रेन को पश्चिमी देशों के मिसाइल्स, एंटी टैंक मिसाइल्स और बाकी साजो सामान दिए हैं। उनकी ट्रेनिंग टीम्स आई हैं, उनकी ऑपरेशन टीम्स आई हैं जो इन लोगों को सिखा रही हैं और कहीं कहीं वो चला भी रही हैं। यानी कि उत्कर्ष राठौर जी, इस हौसले के पीछे यूक्रेन को पश्चिमी देशों से सिर्फ हथियारों की मदद नहीं है, उन सैनिकों की भी मदद है जिसके बल पर वो 8 दिनों तक मैदान में टिक पाए हैं। क्यों सज्जन हाजी, अगर मैं ये बात कहती हूँ, बड़ी खबर आ रही है, खार्किव में भारतीयों को एडवाइजरी जारी की गई है। रक्षा मंत्रालय ने ये एडवाइजरी जारी की है, हमलों से बचाव में सलाह जारी की गई है। क्या कहा गया है आइए आपको बता देते हैं। जरूरी कागजात अपने साथ रखिएगा, बहुत जरूरी कागजात अपने साथ रखिएगा, ये बात कही गई है। खार्किव में भारतीयों को एडवाइजरी जारी करते हुए रक्षा मंत्रालय ने ये एडवाइजरी जारी किया है, जिसमें जानकारी ये मिल रही है कि हमलों में बचाव के लिए आप अपनी सुरक्षा का बेहद ख्याल रखिए,
साथ में जरूरी दस्तावेज रखने की सलाह दी गई है। इसके अलावा पासपोर्ट, दवाएं साथ रखने की हिदायत दी गई है। यानी कि अगर कोई विपत्ति आती है, कोई बुरी स्थिति आती है, तो कम से कम आप अपने लिए एक ऐसी स्थिति बना पाएं जिसके जरिए आप सुरक्षित होकर उस इलाके को छोड़ पाएं। ये एडवाइजरी बार बार जारी करनी पड़ रही है भारतीय रक्षा मंत्रालय को। और एक बात और है कि शिवाजी जी, इससे साबित हो जा रही है कि खार्किव में हमने जो बीते 2 दिन देखे हैं, कल का दिन तो बहुत ही बुरा गया है खार्किव के लोगों के लिए। अब ऐसा लग रहा है कि खार्किव में बहुत ज्यादा मुश्किल की घड़ी है। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। खार्किव अभी तक इसका मतलब पूरे हिसाब से रूस के कब्जे में नहीं आया, अभी भी कहीं ना कहीं वहां लड़ाई चली हुई है। मगर देखो, एक बातचीत हो रही थी कि खार्किव ईस्ट यूक्रेन का हिस्सा है और बड़ा नजदीक है उसके पास, और स्पेशली डोनाबास का, कि क्यों नहीं ये जो भारतीय स्टूडेंट हैं इनको रूस की तरफ ले जाया जाए, वहां से इवैक्यूएट किया जाए। मगर ये भी बात आई कि उनको यूक्रेन ने रोका हुआ है, यूक्रेन के जो फौजी हैं उनको जाने नहीं दे रहे, शायद उनका इस्तेमाल करना चाहते हैं ह्यूमन चीज, मगर उसकी पूर्ति नहीं हुई। वो ये नहीं बता पाए कि ऐसा हुआ है। भारत की जो एमईए है उसने ये बताया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। मगर ये सच्चाई है कि भारत के जो विद्यार्थी फंसे हुए हैं, अभी एक क्रूशल स्टेज पर ये लड़ाई पहुंच गई है। तो ये जो एडवाइजरी दी है ये बिल्कुल ठीक है। आप अपने ध्यान रखें, अपना पासपोर्ट और अपनी दवाइयां साथ रखें और वहां से निकलने की कोशिश करें। ये बार बार एडवाइजरी दी जा रही थी खार्किव या कीव से, तो मुझे लगता है पूरे भारतीय स्टूडेंट निकल गए हैं। अगर खार्किव में कुछ फंसे हुए हैं तो ये एक लगता है अंतिम दौर की लड़ाई है। खार्किव में सिचुएशन बहुत ज्यादा अशोक सज्जनहार जी, ऐसे में सवाल ये है कि अब ये 8 दिन बहुत बुरे यूक्रेन के लोगों के लिए गए हैं। अब जो बैठक हो रही है, किसी तरह की एक शांति की उम्मीद की जा सकती है इस बैठक से? हाँ बिल्कुल, शांति की उम्मीद है। अशोक सज्जनहार जी जी, उम्मीद तो बिल्कुल यकीनन करनी चाहिए और बैठक हो भी इसीलिए रही है। परंतु एक बात मैं इसमें यह भी कहूंगा, जो ठीक है, इसको यूक्रेन को उसके जो शहर हैं, खिरसोन है, खार्किव है, कीव है, उनको बहुत क्षति पहुंची है, बहुत उनको नष्ट किया गया है। परंतु पूरी दुनिया में रूस की साख भी बहुत कम हुई है। रूस की जो प्रेस्टीज है, जो भाई इतनी बड़ी मिलिट्री पावर है, आते ही यूक्रेन उसके सामने घुटने टेक देगा, उसकी जो फौज है बिल्कुल भी उसके सामने टिक नहीं पाएगी। तो वो सभी जो थे उसने एकदम खत्म कर दिए हैं। जो ऐसे किसी के अगर अनुमान लगाता होगा तो उसको बिल्कुल खत्म कर दिया है। तो रूस का भी जो कद इतना वो बड़ा बनाना चाहता था, जो मैं एक बहुत ही सुपर पावर बनकर उभर आया हूँ, 1990 का ये रूस नहीं है, ये बहुत बड़ा रूस अब हो गया है। तो उसमें भी कहीं उसको मार खानी पड़ी है, चोट खानी पड़ी है। यानी दुनिया की महाशक्तियों में जहां हम पहले देख रहे थे कि मल्टीपोलर था, अब स्थिति ऐसा लग रहा है बाइपोलर की तरफ बढ़ रही है। क्या उत्कर्ष राठौर जी इसको इस तरह से भी देख सकते हैं? रशिया और यूक्रेन के युद्ध के बाद दुनिया में पावर बैलेंस किस तरीके से होगा, ये आज कहना मुश्किल है। इस युद्ध से अगर किसी का नुकसान हो रहा है वो रूस का हो रहा है और अमेरिका का हो रहा है। इस युद्ध से अगर किसी का फायदा हो रहा है उसमें क्लियर एडवांटेज चाइना की तरफ जाती है। तो ये मैं आपको रोक रही हूं, एक बड़ी खबर आ रही है। ब्रिटेन में यूक्रेनी दूतावास को लेकर बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन की वेबसाइट पर साइबर अटैक हुआ है। यूक्रेन की सरकारी वेबसाइट बंद किए जाने की जानकारी मिल रही है। इस वक्त ईमेल ने भी काम करना बंद कर दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर और इंफॉर्मेशन जो आ रही है हम तक वो ये कि ब्रिटेन में यूक्रेनी दूतावास का ये दावा है कि वहां पर यूक्रेन की वेबसाइट पर साइबर अटैक हुआ है और यूक्रेन की सरकारी वेबसाइट बंद किए जाने की भी जानकारी आ रही है। ईमेल तक नहीं भेजा जा सका है। और ऐसे में एक शिवाजी, ये जो साइबर अटैक बार बार किया जाता है, क्या ये उसकी एक शुरुआत भर है या फिर यूक्रेन अपने आप को स्ट्रांग दिखाने के लिए इस तरह के दावे कर रहा है? इनमें सच्चाई कितनी हो सकती है? बिल्कुल सच्चाई हो सकती है। देखो, रूस और चीन माने गए हैं साइबर वारफेयर और हाइब्रिड वारफेयर में। जिस प्रकार से इन्होंने हमला भी किया था तो सबसे पहले उन्होंने साइबर वारफेयर करके इनका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम सारा बर्बाद कर दिया था यूक्रेन का, और कहीं ना कहीं उन्होंने इनका एयर डिफेंस सिस्टम भी ऐसे ही बर्बाद किया। मगर ये सच्चाई है कि अगर ये यूक्रेन के जो दूतावास इंग्लैंड के अंदर वहां साइबर अटैक हुआ होने के बहुत चांसेस हैं, क्योंकि रूस और चीन साइबर वारफेयर में माने गए हैं और ये अटैक करते रहे। तो ये एक ध्यान रखने वाली बात है। मैं ये कहूंगा कि ये सच्चाई है। जितने दिन ये युद्ध खिंचता है, इट इज एडवांटेज टू यूक्रेन एंड डिसएडवांटेज टू रूस। और जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे
जो पुतिन की एक प्रकार छवि थी, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगता जा रहा है। जी, साइबर अटैक, विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश है क्या यूक्रेन के जरिए? नहीं, यूक्रेन के साइबर अटैक से कोई विक्टिम कार्ड नहीं है, ये रियलिटी है। और पूरे यूक्रेन के अंदर ये साइबर अटैक्स शुरू में भी हुए, बीच में भी हो रहे हैं, और एल्सवेयर अगर एम्बेसीज वगैरह पे हो रहे हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये होता है। और ये इज अ पार्ट ऑफ द वॉर दीज डेज, ये युद्ध का हिस्सा है, इसलिए। जी बिल्कुल। और इस वक्त अशोक सज्जनहार जी, इस मौजूदा वक्त में हम लगातार देख रहे हैं कि क्वाड देशों की बैठक हो रही है, वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि एक बार फिर से जहां युद्ध पैरेलली चल रहा है, वहां पर मीटिंग्स की भी बात की जा रही है। आने वाले दिनों में जो यूक्रेन की जनता चाहती है कि शांति हो, उसके लिए उम्मीद और कितनी लंबी हो सकती है? देखिए, राष्ट्रपति पुतिन ने तो कहा है जो वो बिल्कुल अपनी बातें जो उन्होंने कही हैं, जो उनकी कंडीशंस हैं, उनको मनवा के रहेंगे। परंतु जो राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की है और यूक्रेन की जनता है, वो बिल्कुल भी नहीं चाहती जो रूस के अंगूठे के नीचे आ जाए। तो आज बातचीत होगी यहाँ पर, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा है, जो क्वाड की समिट मीटिंग हो रही है, और उसमें मेरे ख्याल से यूक्रेन के ऊपर भी जरूर बातचीत होगी। मेरे विचार से भारत अपना पक्ष बड़ी अच्छी तरीके से रखेगा, और हमने जैसे कहते आए हैं, जो किसी भी राष्ट्र की संप्रभुता और यूएन चार्टर को रिस्पेक्ट, ये बिल्कुल मेंटेन करना चाहिए। और इसके ऊपर भारत और 3 और जो क्वाड देश हैं, वो बिल्कुल एक ही पेज पर हैं, उनमें कोई वो नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। खाली यही बात है जो हम एब्सटेन करते हैं, क्योंकि हमारे जो रक्षा संबंध है रूस के साथ, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि और देशों के लिए इतना ज्यादा वो महत्व नहीं रखते। लेकिन सर, ये जो अब इस वक्त हम देख रहे हैं, आप जब बातचीत कर रहे हैं तो हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। यूक्रेन की जनता इन तस्वीरों को देखकर अब आजिज आ चुकी है। हम तो तस्वीरें ही दिखा रही हैं, लेकिन यूक्रेन की जनता तो इन तस्वीरों के साथ जी रही है, रात में सो रही है। तड़तड़ाहट जो बमों की है, गोलियों की है, ये आवाज अब उनके लिए आम हो चुकी है। ऐसे में यूएनएचआर को तक कहना पड़ा है कि रूस अगर परमाणु बम के हमले के बारे में सोचता है तो ये मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ऐसे में शिवाज जी, मेरा सवाल आपसे ये कि परमाणु बम के हमले की धमकी तो सबसे पहले रूस ने दी, फिर वो अमेरिका को, यूक्रेन को या फिर पश्चिमी देशों को क्यों कटघरे में खड़ा कर रहा है? इस बीच एक बड़ी खबर, यूक्रेन में चेचेन लड़ाकों का हमला हुआ है। चेचेन नेता का बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है, वो ये कि यूक्रेनी सेना का बेस कब्जा किया गया है। और यूक्रेनी सेना के बेस को कब्जा करने की जानकारी, यूक्रेन में चेचेन लड़ाकों का हमला और चेचेन नेता का बहुत बड़ा दावा। चेचेन जो नेता है वो रूस के समर्थक है, और ये दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन में चेचेन लड़ाकों का हमला हुआ है, और चेचेन नेताओं ने ये बहुत बड़ा दावा किया है। शिवाजी, इस पर आपका कमेंट? देखो, इसमें कोई शक नहीं है, चेचन की जो है मिलिटेंट, ये एक प्रकार गेम चेंजर हो सकते हैं, और ये लड़ाई में अगर आते हैं, और ये कहीं ना कहीं आशंका भी थी। मैं ये नहीं समझता कि जो ये वादा कर रहे हैं या बता रहे हैं ये सच्चाई हुआ है, मगर ये कॉज ऑफ कॉशन है। मगर जो बात आप न्यूक्लियर हथियार की बात कर रहे थे, वो मैं ये समझता हूँ कि न्यूक्लियर हथियार जो हैं, पहले कहीं ना कहीं रूस ने ये पास की थी स्टेटमेंट, मगर सरगेई लावरोव ने उसको अभी नकारा किया है कि रूस ने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं ये समझता हूँ दोनों तरफ से ये बैलेंस व्यू आना चाहिए। न्यूक्लियर हथियार की अगर लड़ाई होती है तो फिर ये कहीं रुकने वाली नहीं है, और इसमें किसी का फायदा नहीं है, पूरे वर्ल्ड का नुकसान है, और न्यूक्लियर हथियार कभी जीते नहीं जाते हैं। ये लड़ाई जो है ये पूरा का पूरा वर्ल्ड को नष्ट कर देगी। पर मुझे ये भी लगता है कि ये दोनों देश जो हैं बैलेंस हैं न्यूक्लियर हथियारों के मामले में। न्यूक्लियर हथियार की लड़ाई शायद नहीं हो, और दूसरे कोई देश इसमें कूदें, उसके भी चांसेस अभी तक कम लग रहे हैं, अनटिल अनलेस रूस किसी पे हमला कर देता है, मालदीव जैसे देश पे। अदरवाइज ऐसा लगता है ये लड़ाई यूक्रेन के ऊपर ही रह जाएगी। मगर यूक्रेन कितने दिन में कीव गिरता है ये दामोदार है, या इस बातचीत से कोई नतीजा निकलता है, क्योंकि बातचीत की जो 3 शर्तें हैं रूस की, कि एक तो है ये यूक्रेन, वो तो यूक्रेन ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम इन बातों पर तब तक नहीं कुछ गौर करने वाले हैं जब तक आप सीज फायर नहीं करते हैं। यानी कि वो स्थिति बनती हुई रूस की तरफ से ही नहीं दिख रही है। तो ऐसे में यूक्रेन कैसे
उनकी बातों को, उनकी शर्तों को मान जाए। ऐसे में उत्कर्ष राठौर जी, सवाल ये भी बनता है कि मौजूदा वक्त में जिस स्थिति से यूक्रेन गुजर रहा है, यूरोपियन देश एक तरफ है, रूस एक तरफ है, ऐसे में यूक्रेन आने वाले दिनों में किस स्थिति में पहुंचता जा रहा है? रूस की नीयत क्या है? क्या वो पूरी तरह से यूक्रेन को कब्जा करके एक बड़ा संदेश दुनिया में देना चाहता है, या फिर तबाही फैलाना और दहशत फैलाना ही मकसद है? देखिए, यूक्रेन में रूस एक निर्णायक दौर की बात करेगा, और वो बात ये है कि कीव को पकड़ेगा। यूक्रेन से गारंटी और नेटो से चाहता है कि यूक्रेन न्यूट्रल रहेगा। अगर कीव नहीं पकड़ में आता है तो प्लान 2 ये हो सकता है, दक्षिण यूक्रेन, पूर्वी यूक्रेन, नीपर नदी से का पूरा इलाका। सर, मैं आपको रोक रही हूँ यहाँ पर। ये एक तस्वीरें आ रही हैं, ये एक तस्वीर पीस की तस्वीर, शांति की तस्वीर के तौर पर मैं इसे मान सकती हूँ, क्योंकि मौजूदा वक्त में यही एक उम्मीद की किरण है। ये वो तस्वीरें हैं जहाँ पर रूस के प्रतिनिधि मंडल मिल रहे हैं यूक्रेन के प्रतिनिधि मंडल से। हो सकता है कि उतनी इंटीमेसी ना हो, उतनी वेवलेंथ मैच ना करे, लेकिन एक टेबल पर आकर बात करना ही एक उम्मीद की किरण जरूर पैदा करता है। वो सिर्फ यूक्रेन के लिए नहीं, वो सिर्फ रूस के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए। शिवाजी, इन तस्वीरों के जरिए एक बड़ा संदेश जरूर देने की कोशिश होगी। बिल्कुल, एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज देने की है, क्योंकि जिस प्रकार से दोनों के रिप्रेजेंटेटिव मिल रहे हैं, ऐसा लगता है कि कोई ना कोई हल निकलना चाहिए। और हम तो सारे होप कर रहे हैं, पूरा वर्ल्ड होप के बेस पे जीता है। तो ऐसे में लगता है कि इस जो बातचीत होगी सेकंड दौर की, जो कि पोलैंड बेलारूस के बॉर्डर पे है, कोई ना कोई नतीजा निकलना चाहिए, क्योंकि नहीं इसका नतीजा निकलेगा तो फिर कीव के ऊपर बहुत बड़ा हमला होने वाला है, और 24 से 48 घंटे बहुत क्रूशल होने वाले हैं। युद्ध और महायुद्ध में ना बदले, इसके लिए वो जो तस्वीर इस वक्त हमने आपको दिखाई, हमने अपने तमाम व्यूअर्स को दिखाई, वो बहुत जरूरी है कि और उन तस्वीरों के जरिए एक मैसेज जो शांति का संदेश लेकर आए वो भी निकले। इस बात की उम्मीद के साथ आज आप सभी हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे देखिए 100 बात की एक बात, किशोर अडवाणी के